गाइस आज करने वाले हैं क्लास 12th का डिज़ाइन सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स। बट उससे पहले आपके जो 2-3 डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर देती हूँ। पहला आपका डाउट था कि हम कहाँ से अपना पहले रिवीजन और क्वेश्चंस करें, तभी तो सैम्पल पेपर करोगे। तो चैनल पे ऑलरेडी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 की फुल फ्लेजेड वीडियो डली हुई है, जिसमें पहले हमने समझाया है, समझाने के बाद आपको क्वेश्चंस भी करवाए हैं। ठीक है, वो आप ज़रूर कर लेना, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप मेरे साथ सैम्पल पेपर सॉल्व करना। सेकंड क्वेश्चन ये था आप लोगों का कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कहाँ से कवर करें। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो मैंने फैशन स्टडीज़ के बच्चों को करवाया था, आपका भी सेम ही है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कोर्स, तो आप जाके वीडियो देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता वीडियो कहाँ पे है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तीनों वीडियोस प्लस एम्प्लॉयबिलिटी वाली भी, तो एम्प्लॉयबिलिटी वाली भी आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्योंकि करने वाले हैं अपना ये सैम्पल पेपर, तो इसमें आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 ये जो तीनों यूनिट है, क्या हमें इनकी भी थ्योरी करनी है। इनकी बेसिक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों यूनिट आपकी एप्लीकेशन बेस है, तो इसमें आपके क्वेश्चन थ्योरी के नहीं आएंगे। 1-2 नंबर का आ सकता है बेसिक क्वेश्चन, वैसे नहीं आएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाली हूँ मैं अपना फुल फ्लैश आपका सैम्पल पेपर। लेफ्ट साइड पर मेरा क्वेश्चन पेपर है और राइट साइड पर मेरे सारे आंसर्स हैं। तो हम लोग क्वेश्चन और आंसर साइमल्टेनियसली करते जाएंगे। पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी पूरा पेपर है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी करेंगे, हम अपने थ्योरी के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है डैश कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू टाइपिंग, प्रिंटिंग, सिंबल्स लाइक लेटर्स एंड नंबर्स। तो ऐसी कम्युनिकेशन जहां पे आप टाइपिंग कर रहे हो, प्रिंटिंग कर रहे हो लेटर्स और नंबर्स के थ्रू। तो बेसिकली जहां पे टाइपिंग आ गया, इसका मतलब आप लिख रहे हो, तो कौन सी कम्युनिकेशन हो गई, रिटन हो गई, है ना। क्योंकि अगर वर्बल होती, वर्बल का मतलब है बोलना, नॉन वर्बल का मतलब है जब हम नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं। जैसे कि मैं, जो आपको पता है कि आपकी एक्सप्रेशन वाली लैंग्वेज होती है। रिटन मतलब आप लिख रहे हो, तो टाइपिंग आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है डैश इज वन ऑफ द कॉमन यूजेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का कॉमन यूज़ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल करने के लिए, रिसर्च करने के लिए इंटरनेट का यूज़ होता है, डाउनलोडिंग फाइल, आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से, या ऑल ऑफ दी अबव, ये सब कुछ होता है। ऑल ऑफ दी अबव आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, फाइल भी डाउनलोड करते हैं, सारा काम करते हैं अपना इंटरनेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन सोशल रिलेशनशिप्स। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं होता, सोशल रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं होता उन्हें, टेंड्स टू बी डिस्टेंट, और वो औरों से दूर रहना चाहते हैं, एंड डिटैच्ड, वो अपनी दुनिया में रहना चाहते हैं, सोशल लाइफ से बहुत दूर रहना चाहते हैं, डिटैच रहना चाहते हैं। क्या वो लोग ऑब्सेसिव कहलाते हैं, क्या वो लोग बॉर्डर लाइन कहलाते हैं, क्या वो लोगों को अवॉइडेंट कहते हैं, या उन लोगों को हम लोगों को कहते हैं कि बीमारी है उन्हें, जिसे हम बोलते हैं साइनोजॉइड। तो ये एक बीमारी कहती है जिसको हम बोलते हैं, आई थिंक इसका करेक्ट वर्ड इज शाइनजॉइड, साइजॉइड है इसका, साइजॉइड इज द करेक्ट वर्ड। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है किसी भी इंसान की जहाँ पे वो बंदा दूर रहना चाहता है, अपने लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहना चाहता। कहते हैं ना कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ चाहिए उसको, ही वॉन्टेड टू बी प्राइवेट, वो दूसरों के से दूर रहना चाहता है। फोर्थ इज ग्रीन जॉब फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अब हम बोल रहे हैं ग्रीन जॉब्स जो बन रही हैं बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, वो क्या क्या इंक्लूड करती हैं। वाटर ऑडिटर, और वाटर ऑडिटर का मतलब पानी जो साफ और उसकी क्लीनलीनेस का ध्यान रखता है। हाईवे लेबरर्स, क्या वो हाईवे जो बनते हैं उन लेबरर्स की बात करी गई है। एनर्जी ऑडिटर, एनर्जी ऑडिटर की बात करी गई है, या डेस्टिनेशन मैनेजर्स। तो ग्रीन जॉब्स बेसिकली जो कि आपकी बिल्डिंग करती हैं, कंस्ट्रक्शन करती हैं बिल्डिंग्स वगैरह को, क्या किस सेक्टर में वो काम करती हैं, वो सेक्टर में काम करती हैं। ग्रीन की बात कर दी तो एनर्जी, आप जितनी भी रीन्यूएबल एनर्जी की बात करूँ मैं, चाहे आपकी विंड मिल हो गई, चाहे मैं बोलूँ बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन्स हो गए, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, जितनी भी ग्रीनरी की बात करूँगी ये सब आपका ग्रीन जॉब्स में आता है। मतलब कि एनर्जी ऑडिटर क्या है, एनर्जी ऑडिटर, ये एक स्पेसिफिक ग्रीन जॉब होती है जहाँ पे एफिशिएंसी विद इन दी बिल्डिंग, कि पूरी बिल्डिंग में कितनी एफिशिएंसी है, क्या मतलब इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, एनर्जी पे क्या, हमारी इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो इसको हम ग्रीन एनर्जी या फिर एनर्जी ऑडिटर बोलते हैं।
नेक्स्ट, अ स्टूडेंट इंटरनली मोटिवेटेड विथ कंप्लीट हिज टास्क। जो एक स्टूडेंट है वो इंटरनली मोटिवेटेड है कि उसको अपना सारा काम कंप्लीट करना है। टू अवॉइड पनिशमेंट, क्या वो पनिशमेंट से बचने के लिए मोटिवेटेड है। सेकंड, टू गेन रिवॉर्ड, जिससे कि उसको रिवॉर्ड मिले, अवार्ड मिले, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि आपने अपना काम खत्म कर लिया तो आपको ये मिलेगा, काम खत्म कर लिया तो ये, तो अवार्ड के लिए वो उस चीज़ को करना चाहता है। फॉर पर्सनल ग्रोथ, अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए, या शो ऑफ करने के लिए, देखो मैंने तो काम खत्म कर लिया। तो एक बच्चा अपना काम क्यों कंप्लीट करता है? आइडियली फॉर पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि पनिशमेंट से कोई फायदा नहीं है, रिवॉर्ड से भी कोई फायदा नहीं होगा, बट अगर वो अपना काम कंप्लीट करेगा। अब जैसे कि आपने अगर सारी वीडियो देखी होगी, एम्प्लॉयबिलिटी देखी होगी, तो अब क्वेश्चन आपसे बहुत हलवा तरीके से बन रहा होगा। फैशन स्टडीज़ का पेपर क्लास 12th का और क्लास 10th का पेंटिंग का पेपर एकदम हलवा आया था, सबके फुल मार्क्स आए हैं, आपके भी आ जाएंगे अगर आपने सारी वीडियो पुरानी देखी होगी, और अगर डाउट होगा तो मुझसे पूछा होगा। चलो ठीक है, तो इसकी बेसिकली स्टूडेंट कहाँ करते हैं? अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एंटरप्रेन्योर्स, जो भी बिजनेसमैन होते हैं, ये इन चारों बातों में से कौन सी बात सही है एंटरप्रेन्योर्स के लिए? पहली बात, ऑल एंटरप्रेन्योर्स हैव ग्रेट आइडियाज ऑल द टाइम। ऑफ कोर्स नॉट, सारे एंटरप्रेन्योर्स के पास सही आइडिया हो हर टाइम, ये ज़रूरी नहीं है। वन मस्ट नो एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। अगर एक एंटरप्रेन्योर वही होता है, एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन वही होता है जिसको बिजनेस के बारे में पहले से सब कुछ पता हो? बिल्कुल भी नहीं। कितने लोग होते हैं, आप धीरे धीरे बिजनेस को करते हुए सीखोगे ना। तीसरा होता है, अ लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस को करने के लिए क्या बहुत सारा कैपिटल, बहुत सारा पैसा लगता है? नहीं। टू बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर शुड बी हार्ड वर्किंग। एक सक्सेसफुल बनने के लिए, सक्सेसफुल बिजनेस को खड़ा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, और प्रिजर्वेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज़ वेरी करेक्ट। टू बिकम अ वेरी हाई एंटरप्रेन्योर इट शुड हैव वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, एंथुजियास्टिक होना चाहिए, तभी उसका क्या होगा? बिजनेस सक्सेसफुल होगा। चलो भाई, क्वेश्चन 2 पे आते हैं। आंसर 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन है, उनमें से 5 करना है। सबसे अच्छा पेपर हमारे बोर्ड्स का ये होता है कि वो आपको ऑप्शंस देता है कि जिस बच्चे को जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हो वो सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या है, 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला, फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ केस स्टडी। उसने क्या करा है, एक केस स्टडी में से आपको एक्सट्रैक्ट दिया है ऑफ इंटरनेट ब्राउज़र। ठीक है, अब आपको इसको समझ के आंसर करना है। ठीक है, मैं इस केस स्टडी को शॉर्ट में समझाती हूँ। क्या है? फॉर ओवर अ डिकेड इंटरनेट एक्सप्लोरर डोमिनेटेड द वेब ब्राउज़र लैंडस्केप। तो बेसिकली जो इंटरनेट का एक्सप्लोरर था वो पूरे वेब ब्राउज़र में आ गया विद ओनली मोजिला फायरफॉक्स, द मैक ओएस ब्राउज़र सफारी ऑफरिंग इट एनी सॉर्ट ऑफ चैलेंज लाइक माइक्रोसॉफ्ट इफेक्टिवली क्रश्ड नेटस्केप। दिस हैज़ radically since 2008 इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोम एंड एप्लीकेशन दैट क्लेम ओवर 40। ये बता रहे हैं कि कैसे आपका जो इंटरनेट का मार्केट है, पहले माइक्रोसॉफ्ट ने किया, फिर गूगल ने किया, वो केस स्टडी है। सबसे पहला कह रहे हैं, वाई इज़ क्रोम द बेस्ट डिज़ाइन ब्राउज़र। सीधी सी बात बोलूँ तो आपको पता होगा, जो लोग अपना मैकबुक यूज़ करते हैं उनके पास जो ब्राउज़र होता है वो सफारी होता है। अगर मैं आईपैड भी देखूँ तो उसमें सफारी है। ब्राउज़र क्या होता है? जहाँ पे आप सर्च मारते हो, जैसे आप सर्च कर रहे होंगे क्लास 10th वीडियो या फिर क्लास 12th डिज़ाइन नोट्स, तो जो भी आप सर्च करते हो वो आप अपने ब्राउज़र पे करते हो। जैसे गूगल क्रोम हो गया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट था जो सबसे मोजिला फायरफॉक्स है ये, पर सबसे अच्छा ब्राउज़र कौन सा है? गूगल का है, जो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। इवन लोग माइक्रोसॉफ्ट एज पे जाके भी क्या यूज़ करते हैं? गूगल क्रोम सर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि गूगल बहुत अच्छा ब्राउज़र है। तो यूज़र सेंट्रिक अप्रोच, तो क्यों है ये बहुत अच्छा ब्राउज़र? क्यों है? क्या उसने यूज़र सेंट्रिक अप्रोच रखी, मतलब जो सामने वाला यूज़ कर रहा है उसकी अप्रोच को समझा। मिनिमलिस्टिक, बिल्कुल सिंपल सा बनाया। ईजी टू अंडरस्टैंड डिज़ाइन, एक ऐसा डिज़ाइन जो सबको ईजीली समझ में आए। थर्ड पॉइंट क्या है? फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग अ बेटर एक्सपीरियंस। उसने क्या लोगों के एक्सपीरियंस को बेटर किया, या ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो उसने अपने कस्टमर को समझा कि जो लोग यूज़ कर रहे हैं ब्राउज़र उन्हें कोई डिफ़िकल्टी ना हो, इसलिए लोगों को एज से ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? क्रोम लगता है, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट्स मतलब इतना सिंपल, इतना इजी टू अंडरस्टैंड है कि उस पर कोई भी बंदा उससे उतरना ही नहीं चाहता। सफारी मोजिला वगैरह यूज़ ही नहीं करना चाहता, सब गूगल क्रोम करना चाहते हैं, है ना। वट इज़ द नेचर ऑफ डिज़ाइन एक्टिविटी? जो डिज़ाइन एक्टिविटी है इसका नेचर क्या है? सोशल है, आइसोलेटेड है, पेयर है, या नन ऑफ द अबव है? तो आंसर आपको क्या होगा इसमें? आंसर क्या होगा आपका? सोशल, क्योंकि डिज़ाइन एक्टिविटी क्या है?
डिज़ाइन जब आप कर रहे हो, किसी भी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हो, सबसे पहले आपको सोसाइटी का ध्यान रखना है। आप किसके लिए कर रहे हो उसके बारे में आपको समझ में आना चाहिए। चाहे आप कोई भी डिज़ाइन कर रहे हो तो सामने वाले को जब समझोगे कि ये फैशन डिज़ाइन है या कोई भी है, डिज़ाइन तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, प्रोडक्ट का हो सकता है, इंटीरियर का हो सकता है, वेबसाइट का हो सकता है, आप सामने वाले के साथ सोशली एक्टिव होगे, उसके बारे में जानोगे, उसके इंटरेस्ट के बारे में जानोगे। यूज़र सेंट्रिक अप्रोच मैं जब बोलती हूँ UCD, यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन, तब आप यूज़र को समझते हो, तो आप सोशली एक्टिव रहते हो, तभी आप कर सकते हो ना। तो आंसर विल बी सोशल। आइडिएट इज द डैश फेज ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। आइडिएट कौन सा फेज होता है, अगर आपको याद हो तो पहला फेज हमारा क्या होता था, एम्फेथाइज, देन डिज़ाइन, देन आइडिएट। तो आंसर क्या होगा, थर्ड। तो आइडिएट कौन सा होता है, आपका थर्ड स्टेप होता है। डिज़ाइन थिंकिंग इज अ डैश प्रोसेस। डिज़ाइन थिंकिंग कौन सा प्रोसेस होता है, लीनियर मतलब सीधा सीधा डिज़ाइन बना लो। सीधा सीधा डिज़ाइन मतलब लाइन नहीं, मतलब आपने लोगों से प्रोजेक्ट लिया, उनको डिज़ाइन दे दिया, तो ये लीनियर होगा। क्या ऐसा होता है, बिल्कुल भी नहीं। हम डिज़ाइन कैसा करते हैं, आइट्रेटिव मतलब बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे अगर मैं कुछ बनाऊंगी, फॉर एग्जांपल किसी ने बोला प्रेरणा हमारे लिए मार्केट डिज़ाइन करो, तो मैंने ये मार्कर दूंगी, किसी उनको रोटेटिंग कैप वाला दूंगी, मे बी उन्हें पीछे और आगे दोनों तरफ से अलग अलग साइज़ के ब्रशेज़ वाला मार्कर दूंगी। तो मैं अलग अलग टाइप के उनको डिज़ाइन ऑप्शन दूंगी, वो उसमें से सिलेक्ट करेंगे, अपने चेंजेस बताएंगे, फिर मैं दोबारा दूंगी। तो डिज़ाइन प्रोसेस इज़ अ बिग प्रोसेस एंड इट्स वेरी आइट्रेटिव, बार बार चेंजेस करने पड़ते हैं। कार्ड सॉर्टिंग कैन बी कंडक्टेड। जो कार्ड सॉर्टिंग होता है वो आप कैसे कंडक्ट करते हो। कार्ड सॉर्टिंग क्या है, एम्फेथाइज का पार्ट है। एम्फेथाइज जैसे अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, अगर आपको याद हो तो उसी में से कार्ड सॉर्टिंग होता है, जहाँ पे जब हम लोगों से इतनी सारी बातें करते हैं तो उनमें से कौन सी बात हमें एक्चुअली में रखनी है, कौन सी को अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनानी है, उसको हम कार्ड सॉर्टिंग बोलते हैं। तो ये क्या होगा, बाय मेल, क्या हम बाय मेल करते हैं, ड्यूरिंग वर्कशॉप करते हैं, या फिर हम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, या ऑल ऑफ दी अबव। आप कैसे भी कर सकते हो। कार्ड सॉर्टिंग मतलब लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए आप उनसे पहले मेल के थ्रू भी कर सकते हो, उनसे वर्कशॉप भी जनरेट करवा सकते हो कि बहुत सारे लोगों से आपस में बात करके जो चीज़ काम की हो उसको शॉर्टलिस्ट कर लो। इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, तो ऑल ऑफ दी अबव। शैडोइंग इज़ अ रिसर्च टूल यूज्ड फॉर डैश पीपल। शैडोइंग क्या होता है, शैडोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जो लोगों को ऑब्जर्व करने के काम आता है। तो आंसर क्या होगा, ऑब्जर्विंग। शैडोइंग का मतलब ही है जब हम एम्फेथाइज फेज में होते हैं डिज़ाइन के, तो हमें सबसे पहले लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, राइट, कि लोगों का बिहेवियर क्या है, लोगों को क्या चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को समझना पड़ता है। तो वो ऑब्जर्विंग फेज होता है कि लोगों का बिहेवियर को देखते हैं। उनके बिहेवियर से हमें बहुत कुछ पता चलता है, उनकी स्पेंडिंग मनी के बारे में पता चलता है, उनके माइंडसेट के बारे में पता चलता है, और आप उसी से रिलेटेड फिर अपना डिज़ाइन लॉन्च करते हो। तो शैडोइंग क्या होता है, ऑब्जर्विंग। ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन पीपल शुड प्रमोट। क्या प्रमोट करना चाहिए, क्रिटिसाइजिंग, बिल्कुल भी नहीं, आपको तो कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है आज जब आपके दिमाग में हज़ारों आइडिया आते हैं तो आप किसी को ये नहीं बोलोगे कि तेरा तो, इस बंदे का तो दिमाग ही ख़राब है, इसका तो आइडिया ही ख़राब है, इसका तो यही ख़राब है। नहीं, हमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, हमें उनको सपोर्ट करना है कि वो और आइडियाज़ निकाले। वाहियात से वाहियात डिज़ाइन भी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे लिखते हैं, मार्कर उठाते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं अपना बेकार से बेकार डिज़ाइन, जिससे कि सही जो डिज़ाइन है हमें वो समझ में आ पाए। क्योंकि आप एकदम से नहीं, आपको नहीं पता, क्या पता कि जो आपका यूज़र है उसको बेकार आइडिया ही पसंद आ जाए, वो उसी में ही चेंजेस कर दे। तो समटाइम्स यू नीड टू बी वेरी मच क्रिएटिव। फ्री थिंकिंग, येस, हमें फ्री थिंकिंग करना चाहिए। रिवॉर्डिंग आइडियाज़, रिवॉर्डिंग तो नहीं, बट हम इसमें आंसर क्या देंगे, फ्री थिंकिंग। देखो हमेशा नहीं होता कि जिस क्वेश्चन में ऑल ऑफ दी अबव हो वही आंसर सही हो, तो क्वेश्चन के ऊपर पहले श्योरिटी रखो कि क्या क्वेश्चन पूछा है। क्रिटिसाइजिंग, फ्री थिंकिंग इज़ द करेक्ट आंसर। जब भी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, आइडियाज़ को साथ में लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्री थिंकिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मिस्टर पटेल ओन्स अ कंपनी। मिस्टर पटेल की क्या है, एक कंपनी है विच डिज़ाइंस एंड मैन्युफैक्चर शूज़, जो कि जूते बनाती है, जो कि मैन्युफैक्चर करती है, डिज़ाइन करती है जूतों को। ही वॉन्टेड टू मेक अ शू विच केटर टू द नीड्स ऑफ फुल टाइम वर्किंग वुमेन। और वो ऐसे जूते बनाना चाहते हैं जो कि इस नीड को फुल टाइम करे, मतलब जो इस नीड को फुलफिल करे, जो फुल टाइम वर्किंग वुमेन है, जो औरतें पूरे टाइम काम करती हैं, उनके लिए वो जूते बनाना चाहते हैं। हिज डिज़ाइन टीम अंडरस्टूड द नीड एंड द वांट ऑफ द टारगेट कस्टमर। जो उनका टारगेट कस्टमर है वो कौन है, वर्किंग वुमेन है। तो उनकी जो ज़रूरतें हैं और उनकी क्या ज़रूरतें नहीं हैं, दोनों को उनकी डिज़ाइन टीम ने समझ लिया। डिफाइन द प्रॉब्लम इन अ यूज़र सेंट्रिक वे, ब्रेनस्टॉर्म्ड, उस पर ब्रेनस्टॉर्म किया, आइडिया किया, इवन मेक अ प्रोटोटाइप, और प्रोटोटाइप भी बना दिया। देन दे लॉन्च द न्यू शू इन द मार्केट टू
टू सेल, और फिर उन्होंने अपने मार्केट में सेल करने के लिए अपने लॉन्च कर दिया. इट डिड नॉट सेल एज मच एज दे एक्सपेक्टेड, और वो उतना सेल नहीं हुआ जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड हैड टू बी टेकन डाउन फ्रॉम द मार्केट, और मार्केट से उन्होंने हटा दिया. विच स्टेप ऑफ द डिज़ाइन प्रोसेस डिड मिस्टर पटेल कंपनी मिस? तो कौन सा प्रोसेस उन्होंने मिस कर दिया, ये आपको बताना है कि उन्होंने कौन सा प्रोसेस इसमें मिस किया है. इन्होंने क्या प्रोसेस मिस करा है, देखो उन्होंने प्रोटोटाइप भी बना दिया, देन दे लॉन्च द न्यू शू इन दी मार्केट टू सेल, सीधा सेल कर दिया. तो इन्होंने क्या मिस कर दिया, टेस्ट नहीं किया मार्केट में. आपने प्रोटोटाइप बनाया, आपने एक जूता बनाया, सीधा बेचना मत चालू करो, पहले क्या करो, उसको टेस्ट करो. तो आंसर क्या होगा, मिस्टर पटेल कंपनी मिस द टेस्ट फेज. उनका जो लास्ट फेज होता है डिज़ाइन प्रोसेस का, वो टेस्ट फेज होता है, उसको उन्होंने मिस कर दिया. टेकिंग द प्रोटोटाइप स्ट्रेट टू द मार्केट विदाउट गैदरिंग द फीडबैक. सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिज़ाइन को लॉन्च करने से पहले उसके ऊपर फीडबैक लेना. क्या उन्होंने फीडबैक लिया, जूते दिखाते, बहुत सारी वर्किंग वुमेन्स जो उनसे उन्होंने आइडिया लिया था, तो वहाँ पे उनको दिखा के कि क्या तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, क्या मैं इसे और इम्प्रूव करूँ. सीधा आप, अगर ये लीनियर प्रोसेस थोड़ी है डिज़ाइन क्या है, आइट्रेटिव, तो बार बार चेंजेस करने पड़ते हैं, तो आइट्रेटिव के होते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा, टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई इज मिस्टर पटेल कंपनी फोकसिंग ऑन हैविंग अ डिज़ाइन प्रोसेस? क्यों मिस्टर पटेल की कंपनी फोकस करती है डिज़ाइन प्रोसेस को? अ डिज़ाइन प्रोसेस इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड लेस यूजफुल. बिल्कुल भी नहीं, डिज़ाइन प्रोसेस टाइम खा रहा है और यूजफुल नहीं है, बहुत यूजफुल है डिज़ाइन प्रोसेस. तो डिज़ाइन प्रोसेस इज़ डन ओनली टू बेटर द ब्रांड इमेज. बिल्कुल भी नहीं. डिज़ाइन प्रोसेस होल्ड नो सिग्निफिकेंस एट ऑल. बिल्कुल भी नहीं. डिज़ाइन प्रोसेस इज़ डन टू शेप एंड गाइड योर वर्क. आपके काम को शेप देने के लिए और गाइड करने के लिए आपके थॉट्स को, टू इम्प्रूव द आउटकम. डिज़ाइन प्रोसेस का मतलब ही यही है उसको फॉलो करने का, जिससे कि आपका जो आउटकम है वो अच्छा निकले. मार्केट में प्रोडक्ट आया है, मार्केट में आप प्रोडक्ट को सीधा लॉन्च कर दोगे तो इट्स अ बैड आइडिया. सबसे पहले आप अपने कंज्यूमर के पास जाओगे और उससे फीडबैक लोगे, अपना प्रोटोटाइप बनाओगे. ये भी नहीं कि आपने एक साथ 1000 पीस का ऑर्डर दे दिया. सबसे पहले अपने एक पीस के लिए ऑर्डर को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा. आप अपने मार्केट में उनके पास जाओ, उनसे फीडबैक लो, हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या आउटकम रहेगा, उसके बेसिस पे हम क्या बोलते हैं कि एक डिज़ाइन प्रोसेस इज अ गाइड एंड थॉट्स टू इम्प्रूव द आउटकम. व्हाट काइंड ऑफ फुटवेयर वुड क्वालिफाई एज अ गुड प्रोडक्ट? कौन सा फुटवेयर एक अच्छा प्रोडक्ट होगा, गुड प्रोडक्ट होगा फॉर वर्किंग वुमेन फॉर टुडे, आज के टाइम में? कंफर्ट ओनली. क्या हमें सिर्फ कंफर्ट को ध्यान रखना चाहिए? अगर हम वर्किंग वुमेन, काम करने वाली औरतों के लिए बना रहे हैं, तो हम क्या सिर्फ हमें कंफर्ट का ध्यान रखना चाहिए? नहीं. क्या हमें सिर्फ स्टाइल का ध्यान रखना चाहिए कि बस स्टाइलिश लगे, बल्कि बहुत ही अनकंफर्टेबल हो, चुभ रहा हो पैर में? ये भी नहीं होना चाहिए. बोथ ए एंड बी. क्या दोनों का ध्यान रखना चाहिए? देयर इज़ नो नीड ऑफ सच प्रोडक्ट. क्या इस प्रोडक्ट की कोई नीड ही नहीं है? आंसर सी. हमें दोनों का ध्यान रखना चाहिए. हमें किसका ध्यान रखना चाहिए? हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कंफर्टेबल फील हो, और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो स्टाइलिश लगे, क्योंकि वर्किंग वुमेन है, ऑफिस में जाएगी, इतनी सारी लेडीज़ और मिलेंगी, तो उनके आगे ऑफकोर्स दिट शुड बी अ फैशनेबल ना, और कंफर्ट का भी ध्यान रखना चाहिए. प्रॉक्सिमिटी कैन बी रेफर्ड टू एज ग्रुपिंग ऑफ. प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? ये आ रहा है क्वेश्चन आपका गेसॉल्ट लॉ का, जो कि आपकी गेसॉल्ट लॉ क्या कहती है कि जो प्रॉक्सिमिटी है ये किस चीज़ का, प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? सिमिलर ऑब्जेक्ट होता है, सेम ऑब्जेक्ट होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है, या ऑल ऑफ द अबव होता है. तो प्रॉक्सिमिटी का आंसर क्या होगा आपका? सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. बेसिकली प्रॉक्सिमिटी क्या कहती है? ऐसी चीज़ें जो सेम है, ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें सिमिलर है, एक जैसी है, ठीक है. मतलब फॉर एग्जांपल इट कुड बी कैटेगराइज कि 2 लैम्प शेड है, तो 2 लैम्प शेड ही हैं, सिमिलर ही हैं, या 2 चीज़ें जो कि एग्जैक्टली सेम नहीं है. सेम का मतलब होता है एक बिल्कुल सेम होना. फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ ये मार्कर और ये मार्कर बिल्कुल सेम है, क्या ये सेम है? सेम नहीं है. ये क्या है? सिमिलर है, क्योंकि ये कौन सी कंपनी का है? लक्जर का है, और ये कौन सी कंपनी का है? आपका डॉम्स का है. तो दीज 2 मार्कर्स आर सिमिलर टू ईच अदर. तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि इसकी प्रॉक्सिमिटी है कि ये सेम होगा, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सिमिलर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है. तो ऐसी चीज़ें जो एक जैसी दिखती हैं, तो मैं इन मार्कर को एक साथ रखूँगी. सेम नहीं है बट सिमिलर तो है ना, तो मैं इनको एक साथ रखूँगी. ये हो गया. विच गेसॉल्ट प्रिंसिपल इज़ फॉलोड बाय द फॉलोइंग लोगो. ये जो लोगो बना हुआ है, इसमें कौन सा गेसॉल्ट का प्रिंसिपल आपको लग रहा है? क्या है? अगर मैं इस लोगो को जूम करूँ, क्योंकि आप लोग तो करोगे नहीं, तो अगर मैं इसको जूम करूँ तो मुझे यहाँ पे देखो, आपको एक मंकी और एक लायन का फेस भी दिख रहा होगा, और आपको ट्री भी दिख रहा होगा. अगर जूम, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकली सोचना होता है. क्या ये गेसॉल्ट लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी है? क्या ये गेसॉल्ट लॉ ऑफ ऑर्डर है?
क्या ये गैसोल्ड लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड है, क्या ये गैसोल्ड लॉ ऑफ क्लोजर है? कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है जब एक जैसी चीज़ें आपस में ज्वाइन हो रही हैं, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। गैसोल्ड लॉ ऑफ ऑर्डर एंड सिमेट्री, क्या इसमें कोई सिमेट्री या ऑर्डर बन रहा है? ऐसा भी नहीं है। गैसोल्ड लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे आपका ग्राउंड में भी फिगर हो रही है, मतलब बेसिकली हम लोग जब इस ड्राइंग को देख रहे हो तो ट्री तो दिख ही रहा है, बट इसके नेगेटिव स्पेस में भी मुझे ऑटोमेटिकली क्या दिख रहा है, मतलब मेरी आईज जो है इज एबल टू आइडेंटिफाई बाय इटसेल्फ व्हाट इज ग्राउंड एंड व्हाट इज फोरग्राउंड, है ना। गैसोल्ड लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड क्या कहती है कि जहाँ पे ये जो आपका जू है, यहाँ पे पॉजिटिव एरिया इज ब्लैक एंड नेगेटिव एरिया इज मंकी एंड लायन, राइट, जो कि एनिमल फेसेस है। बट ये हमारे दिमाग में किसी ने बोला ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, नहीं, ये ऑटोमेटिकली उसने कैच कर लिया। तो दिस इज गैसोल्ड लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड डिजाइन्ड प्रोडक्ट इज रिपेयरेबल। अगर एक गुड डिज़ाइन प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो क्या ये रिपेयरेबिलिटी होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, कॉम्पैक्ट होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव होता है? बेसिकली अगर एक गुड डिज़ाइन प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो उसमें हमें उसकी कॉम्पैक्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है, हमें उसकी ड्यूरेबिलिटी, वो कितने टाइम तक चलेगा, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। रिपेयरेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर ये टूट जाए तो क्या ये रिपेयर हो सकता है, नहीं हो सकता, कि हमने ऐसा प्रोडक्ट कर दिया कि जो रिपेयर ही नहीं हो सकता। तो आंसर इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू हैंडलूम। हैंडलूम क्या होती है, जो आपके टेक्सटाइल लूम होते हैं, हैंडलूम होते हैं, तो उनकी बात करी जा रही है, जहाँ पे हम वीविंग इंडस्ट्रीज की बात करी जा रही है, जहाँ पे हैंडलूम बनता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड है, पिट लूम, यस। हैंड डाइंग ऑफ हैंग्स, हैंड डाइंग ऑफ हैंग्स मतलब जो धागे लूम में लगेंगे। अगर मैं एक लूम बना रही हूँ तो उसमें मैं धागे लगाऊंगी, तो उसमें जो मैं धागे लगाऊंगी उसको मुझे डाई करना पड़ेगा तभी लगाऊंगी, तो उसे बोलते हैं हैंड डाइंग। फ्रेम लूम भी आपका क्या होता है, लूम होता है जिसपे आप बुनाई करते हो। तो ये भी क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द अबव होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके। द नंबर विच इंडिकेट्स मास पर यूनिट लेंथ और लेंथ पर यूनिट मास ऑफ यार्न। ऐसा नंबर जो ये इंडिकेट करे कि मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है और लेंथ पर यूनिट मास क्या होता है, इसको हम जीएसएम बोलते हैं, काउंट बोलते हैं, मॉम बोलते हैं, पिक्स बोलते हैं। देखो पिक्स का मतलब होता है जो धागे आपके लूम में ऐसे ऐसे जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। कुछ धागे वर्टिकल जाते हैं जिन्हें वॉर्प बोलते हैं, कुछ धागे स्लीपिंग में जाते हैं जिन्हें वेफ्ट बोलते हैं। तो ऐसे धागे, वो कह रहे हैं पिक्स तो होगा नहीं, मॉम होगा नहीं, काउंट होता है थिकनेस, वो भी नहीं होगा। तो जीएसएम यहाँ पे जीएसएम फैब्रिक पे होता है तो काउंट होगा। काउंट क्या होता है, कितनी आपकी लेंथ है पर यूनिट मास, उस मोटाई जो एक धागे की मोटाई है उसके ऊपर। तो और ये आपको और दे दिया है बीच में कि मास पर यूनिट भी हो सकता है, लेंथ पर यूनिट भी हो सकता है। तो मास पर यूनिट लेंथ आपको क्या बोलोगे आप, काउंट, ठीक है, काउंट होता है वो किसी भी धागे का। फॉर गारमेंट साइजिंग, गारमेंट को साइज करने के लिए सेंटीमीटर इज़ यूज्ड इन, मतलब जब हम गारमेंट को बनाते हैं कि ये कहते हैं ना कि ये तो 32 इंचज़ का है, स्मॉल साइज़ है, ये तो 42 इंचज़ का है, ये तो मीडियम साइज़ है। तो आप बोल रहे हो कि ये हम लोग ज़्यादातर इंचज़ यूज़ करते हैं, तो सेंटीमीटर कहाँ पे यूज़ होता है, यूएस मार्केट में होता है, यूरोपियन मार्केट में होता है, एशियन मार्केट में होता है, या नन ऑफ दीज? जल्दी से बताओ क्या होगा, यूरोपियन मार्केट। यूरोपियन मार्केट में हमेशा सेंटीमीटर में लिखा जाता है, हमेशा, चाहे आप कोई पिलो डालो, बेडिंग डालो, यूरोपियन मार्केट को सेंटीमीटर में समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारी साइजिंग सेंटीमीटर में होती है, हालांकि यूएस में आपके इंचेस में होती है। अ सिंगल क्रॉसिंग ऑफ शटल फ्रॉम वन साइड ऑफ अ लूम टू अदर इज नोन एज एन एंड अ पिक, टेक अप, ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर क्या होगा, पिक। बेसिकली वेफ्ट का धागा, आपका ये लूम लगा हुआ है, आपने इधर से धागा डाला और इधर से निकाल लिया, तभी तो बुनोगे, फिर उसको ऐसे करके बीट करोगे, फिर इधर से धागा डालोगे, इधर से डालोगे, तभी तो कपड़ा बनता है, ऐसे ही तो कपड़ा बनता है। तो इसको क्या बोलते हैं, अ पिक, इसको बोलते हैं अ पिक, जिसको हम वेफ्ट भी बोलते हैं। मिस्टर एक्स ओन्स अ वुड वर्क इंडस्ट्री। मिस्टर एक्स ने क्या करा है, वुड वर्क इंडस्ट्री में काम करते हैं। इन दी पास्ट मंथ, एक महीना हो चुका है, 2 वर्कर इन द इंडस्ट्रीज गॉट इंजर्ड बाय अ मशीन। तो 2 वर्कर हैं जो कि इंजर्ड हो चुके हैं मशीन से। एंड अनदर वर्कर फेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और जो दूसरा वर्कर है उसको क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है। सो व्हाट शुड बी मिस्टर एक्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द सिचुएशन। इस सिचुएशन में मिस्टर एक्स को क्या करना चाहिए। इट इज़ द माइनर इशू ऑफ 3 out of 70 वर्कर। क्या ये एक माइनर इशू है, नो रियल डैमेज वॉज डन। सेकेंडली, द कंपनी शुड नॉट स्पेंड टाइम एंड रिसोर्सेज ऑन कंट्रोलिंग हजार्ड। क्या कंपनी को स्पेंड नहीं करना चाहिए टाइम। वर्कर शुड बी गिवन अ सेमिनार ऑन द प्रॉपर यूज ऑफ मशीन। The equipment should be maintained properly. Exhaust ventilation and periodic cleaning of entirely
फैसिलिटी शुड बी एंश्योर्ड। देखो फिफ्थ पॉइंट तो बिल्कुल सही है आपका कि यहाँ पे क्या होता है कि एग्जॉस्ट बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए ना, जब रेस्पिरेटरी इशू हो रहा है तो प्रॉपर वेंटिलेशन तो होनी चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग और वेंटिलेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट, द इक्विपमेंट शुड बी मेंटेन प्रॉपरली। यस, इक्विपमेंट जो है वो सारे मेंटेन करो प्रॉपरली, जिससे कि किसी भी इंसान को मशीन से इंजरी ना हो, तो आपको इक्विपमेंट प्रॉपरली रखने चाहिए। वर्कर शुड बी गिवन अ सेमिनार ऑन द प्रॉपर यूज ऑफ मशीन। तो आंसर क्या होगा, सी क्या होगा, यहाँ पे इसके तीनों पॉइंट्स आपके सही है, क्योंकि आप वर्कर्स को सेमिनार दो कि मशीन कैसे चलाते हैं, क्या पता वर्कर की ही गलती हो। दूसरा, आप अपनी मशीन को भी प्रॉपरली, अपना इक्विपमेंट को मेंटेन करो जिससे आपकी मशीन प्रॉपरली चले। और पांचवा तो सही है ही है कि अगर उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, क्योंकि सेकेंड वर्कर को रेस्पिरेटरी का इशू है, तो यहाँ पे आपका क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, सीएनसी मशीन क्या काम करती है, मेक्स प्रिसाइज कट, क्या वो कट लगाती है, क्रिएट्स ब्यूटीफुल आर्टवर्क, क्या वो ब्यूटीफुल आर्टवर्क बनाती है, इज इकोनॉमिकल, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, या नन ऑफ दीज, क्या कोई भी ऑप्शन नहीं। तो आंसर क्या होगा, मेक्स प्रिसाइज कट, क्योंकि सीएनसी मशीन तो फेमस है प्रिसाइज कटिंग करने के लिए, है ना। डैश आर द मेजर रॉ मटेरियल ऑफ मैच इंडस्ट्री, मैच इंडस्ट्री का मेजर रॉ मटेरियल क्या होता है, वुड वेस्ट होता है, पाइन निडल्स होते हैं, क्वेसारियन निडल्स होते हैं, या ऑल ऑफ दीज, या सारे ऑप्शंस होंगे। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि मैच इंडस्ट्री में वुड वेस्ट, पाइन निडल्स, क्वेसारियन निडल्स सब यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रीज, जो आपकी वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे उसका बेनिफिट क्या होता है, प्रॉपर स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन, प्रॉपर स्टोरेज होता है, यूटिलाइजेशन होता है, प्रॉपर हैंडलिंग करनी पड़ती है, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, जो कि हार्वेस्ट के बाद के जो लॉसेज हैं वहाँ पे आपको उनको कम करना पड़ता है। तो आंसर या ऑल ऑफ दीज, तो आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रीज में आपका बेनिफिट फ्रॉम प्रॉपर स्टोरेज, अगर प्रॉपर स्टोरेज होगा, इक्विपमेंट्स को प्रॉपर हैंडल करोगे और रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट, जैसे आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गई, तो ऐसी इंडस्ट्री में स्टोरेज का ध्यान रखना, उसकी यूटिलाइजेशन पे फोकस करना, प्रॉपर चीज़ों को हैंडल करना और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करना, चारों पॉइंट पे हमें क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जॉइंटर्स आर वुड वर्किंग मशीन्स यूज टू, जॉइंटर्स आपने देखे होंगे, एक कटिंग मशीन है वो वुड को काटती जा रही है, तो काम क्या करेगी, प्रोड्यूस प्रिसाइज होल्स इन पीसेज ऑफ वुड, वो वहाँ पे लकड़ी में प्रिसाइज होल करेगी, यही काम होता है एक जॉइंटर का, है ना। क्या वो प्रिसाइज होल करेगी, वो रूटर करती है, तो जॉइंटर क्या काम करेगा, फ्लैटन एंड स्ट्रेटन द एज ऑफ वुडन बोर्ड, क्या वो वुडन बोर्ड को फ्लैटर या स्ट्रेटन करेगा, स्ट्रेटन मतलब कि सीधा करना, फ्लैट करना, क्या वो उस काम में आता है, हाँ वो फ्लैट करने के काम आता है। रूटर होता है जो कि एक लकड़ी के पीस में छेद करने के काम आता है, अगर उसमें छेद होगा तभी तो उसमें हम होल कर पाएंगे। तो जितने भी आपने लकड़ी की चीज़ें देखी हैं उनमें जो होल होते हैं वो कैसे करे जाते हैं, वो होल्स आपके होते हैं रूटर्स के थ्रू, और जॉइंटर्स के थ्रू आप क्या करते हो, उसके सरफेस को फ्लैट करते हो। ठीक है, शेप द टिमर, आप क्या टिमर को शेप देते हो, नहीं, मेक इंट्रिकेट सर्कल्स, नहीं, तो सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। ड्राइंग स्टेज ऑफ फर्नीचर प्रोडक्शन कम्स आफ्टर, फर्नीचर प्रोडक्शन की कौन सी स्टेज के बाद हमें उसको ड्राई करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, ग्राइंडिंग स्टेज के बाद, नहीं, शेयरिंग एंड ट्रांसपोर्ट स्टेज के बाद, कि जब हम उसको शेयर और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल पीसेज ऑफ फर्नीचर, जब हम एक एक पीस को पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, जैसे ही हम मटेरियल को सिलेक्ट करा वैसे ही उसको ड्राइंग कर दिया, नहीं, तो आंसर क्या होगा, थर्ड, जब हम एक एक पीस को पहले अपना फाइनलाइज करेंगे, उसको रेडी करेंगे, तो उसको एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल पीसेस, पूरे फर्नीचर को बनाने के जो एक एक पीस होंगे उन्हें ढंग से एग्जीक्यूट करने के बाद वहाँ पे आपने उसको रेडी कर लिया, शेप दे दिया, फ्लैटन कर लिया, रूटर कर लिया, उसके बाद जब आप उसको सुखाओगे उसको ड्राइंग स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पिंच्ड फिंगर आर अ कॉमन इंजरी ऑफ विच इंडस्ट्री, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे पिंच्ड फिंगर हो जाती है, मतलब जो आपकी फिंगर है वो आपकी क्या होती है, दब जाती है, वो होती है आपकी मेटल इंडस्ट्री। मेटल इंडस्ट्री में पिंच फिंगर आर अ मेजर हजार्ड स्पेसिफिकली नोटेड इन दी मेटल इंडस्ट्रीज ड्यू टू हैवी प्रेस, वहाँ पे क्योंकि इतना गरम चीज़ों के साथ काम करते हो, कास्टिंग के साथ काम करते हो और बड़े बड़े हैवी लोड को उठाते हो, तो पिंच्ड फिंगर सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखी जाती है, मेटल इंडस्ट्रीज में देखी
देखी जाती है। कैड प्रो इज़ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर। कैड बनाना मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस को बनाना, और उसका प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर क्या होगा, कहाँ पे यूज़ होगा, फर्नीचर एंड इंटीरियर डिज़ाइन में यूज़ होता है या ड्राफ्टिंग में यूज़ होता है। डिज़ाइनिंग एंड विजुअलाइजिंग मतलब आजकल के टाइम में अगर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस नहीं होंगे, अगर डिज़ाइंस को कंप्यूटर की हाई क्लास जो भी सॉफ्टवेयर है या टेक्नोलॉजीज़ को नहीं यूज़ किया जाएगा, तो उसका पर्सपेक्टिव व्यू और अलग अलग व्यू से यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि डिज़ाइन है कैसे। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग हो गया या आईफोन एयर हो गया, तो वहाँ पे जो डिज़ाइंस बनाए जाते हैं उनकी अलग अलग प्रोजेक्शंस और अलग अलग एंगल से उनका कैड तैयार किया जाता है, डिज़ाइन को रेडी करा जाता है, जिससे कि सामने वाले यूज़र को प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले विजुअल एम्फेसाइज पूरा विजुअली आइडिया लग सके कि अलग अलग एंगल से आपका प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा। तो वो क्या आता है आपका, ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिज़ाइनिंग एंड विजुअलाइजिंग कहते हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या आंसर आएगा आपका, ऑल ऑफ दी अबव आएगा, क्योंकि कैड को हम यूज़ करते हैं फर्नीचर एंड इंटीरियर डिज़ाइंस, वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, ड्राफ्टिंग में भी यूज़ करते हैं और डिज़ाइनिंग एंड विजुअलाइजिंग में भी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज सेफ्टी डेटा शीट शुड नॉट इंक्लूड। जो आपकी सेफ्टी डेटा शीट होती है वो क्या इंक्लूड नहीं करती है या क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन ऑन करेक्ट प्रोसेसिंग टेम्परेचर, एक मटीरियल को यूज़ करते टाइम कौन सा मटेरियल कौन से टेम्परेचर पे हमें उसके साथ डील करना चाहिए, ये इंक्लूड नहीं करती है। इन्फॉर्मेशन ऑन डिग्रेडेशन मटेरियल, क्या ये डिग्रेड होगा कब, ये इंक्लूड नहीं करती है। इन्फॉर्मेशन ऑन एनी एडिटिव्स, अगर इसमें कुछ ऐड हुआ है ये इंक्लूड नहीं करती है। क्या इंक्लूड नहीं करती है, प्रमोशन ऑफ फ्री यूसेज, कि आपको फ्री यूसेज करो वर्जिन मटेरियल की, जो भी आपका मटेरियल है उसको डायरेक्ट यूज़ करो, फ्री यूसेज करो, ये इंक्लूड नहीं करती। तो आंसर डी विल बी करेक्ट, प्रमोशन ऑफ फ्री यूसेज कभी भी प्रमोट नहीं करती है। मेन एम ऑफ ILO इज़ टू, जो ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या आपका मेन एम क्या होता है, प्रमोट राइट्स एट वर्क, कि प्रमोट राइट्स, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल राइट मिलने चाहिए। एनकरेज डिसेंट एम्प्लॉयमेंट, ये क्या कहते हैं, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट कंडीशन होनी चाहिए, मतलब कि वहाँ के जो वर्क प्लेसेस हैं वो आप एम्प्लॉयर जाओ वो वहाँ पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनके लिए अच्छी कंडीशंस होनी चाहिए, है ना, प्रॉपर ब्रेक होने चाहिए, प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए। अगर वो किसी मेटल या वर्क की कंडीशन में काम कर रहे हैं तो उनको वहाँ पे प्रॉपर क्या कहते हैं प्रोटेक्शन किट मिलनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सोशल प्रोटेक्शन दे रही है कंपनी, प्रॉपर राइट करेगी और डिसेंट एम्प्लॉयमेंट, तो ILO इन तीनों चीज़ों पे काम करती है, ठीक है। कॉस्ट असेसमेंट्स आर यूजुअली कैरिड आउट इन डैश इंडस्ट्री, जो आपकी कॉस्ट की होती है दैट इज कंट्रोल ऑफ सब्सटेंसेस हजार्डियस टू हेल्थ। सबसे ज़्यादा किस इंडस्ट्री में हो सकता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हजार्डियस टू हेल्थ मतलब जहाँ पे आपके फ्यूम्स निकल रहे हैं, केमिकल निकल रहे हैं, जो कि आपकी इंडस्ट्री होती है प्लास्टिक इंडस्ट्री, प्लास्टिक या फिर अगर ऑप्शन में केमिकल होगा तो केमिकल, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्रीज़ में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि इतने केमिकल के साथ काम कर रहे हो, इतने सारे प्लास्टिक के साथ काम कर रहे हो, तो आपका जो हजार्ड है वो मतलब आप इनसे कोई टॉक्सिक फ्यूम ना निकले, तो आपको जो हजार्ड है वो कंट्रोल्ड रहे, एकदम अनबियरेबल हजार्ड ना हो जाए, ठीक है। ग्रीन कलर ऑन रिस्क मैट्रिक्स इंडिकेट्स, जहाँ पे यहाँ पे सीधी सी बात है, अनएक्सेप्टेबल रिस्क नहीं, वो रेड कलर होता है, एक्सेप्टेबल रिस्क एक्सेप्ट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, एक्सेप्टेबल रिस्क, ऐसा रिस्क जो हम ले सकते हैं उसको हम लोग ग्रीन कलर से शो करते हैं। येलो कलर से क्या शो करते हैं, जो कि आपका क्या होता है, बिल्कुल ही मैं बोलूँगी एक्सेप्टेबल है बट वहाँ पे मिटिगेशंस है, मतलब आप ठीक है चल जाएगा बट हम उसके लिए प्रिकॉशंस ले रहे हैं साइड बाय साइड, वो आपका येलो कलर से डिनोट होता है रिस्क मैट्रिक्स के अंदर। बट अनएक्सेप्टेबल, भैया ये तो बहुत ही खतरा है, मशीन के अंदर हाथ आपका कट सकता है, खून निकल सकता है, वो क्या हो गया, अनएक्सेप्टेबल रिस्क हो गया, वो रेड कलर से शो होता है रिस्क मैट्रिक्स के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कॉन्टिन्यूअस इनहेलेशन ऑफ कॉटन डस्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जैसे मैं भी पहले काम करती थी, वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे धूल मिट्टी निकल रही है, धूल मिट्टी निकल रही है, तो ये क्या करती है, कॉटन डस्ट आप इनहेल करते हो, तो कौन सी बीमारी हो सकती है इफ़ यू इनहेल द कॉटन डस्ट। कॉटन डस्ट को लेते हुए आपको ध्यान रखना पड़ता है, लंग्स डिजीज हो सकती है, कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको कफ जनरेट हो रहा है, आपका आप प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे हो, हार्ट डिजीज, क्या हार्ट डिजीज होगी, डर्मेटिस नहीं, डर्मेटिस नहीं होगा, क्या आपको हियरिंग लॉस होगा, हियरिंग लॉस हो सकता था बट अगर वो लूम के साथ काम करता, कॉटन डस्ट है तो आंसर क्या होगा, लंग डिजीज, लंग डिजीज हो सकती है, कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नेक्स्ट कह रहे हैं मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट, जो आपकी MSDS होती है, जो होती है मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट शुड नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपकी मटीरियल शीट नहीं देती है, डिस्पोजेबल मेथड,
स्टोरेज कंडीशन, स्पिल और लीक प्रोसीजर, कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री इक्विपमेंट। ये मैंने आपको नोट्स में भी बताया था कि कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री इक्विपमेंट। आपकी जो मटेरियल शीट होती है वो ये नहीं बताती है कि इस मटेरियल की कॉस्ट क्या है। आज थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो रहा है तो हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को वियर्ड लगे, क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा फीवर और कोल्ड हो रहा था। बट आप लोगों के एग्जाम में 2 दिन बचे हैं, सो आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट कि एटलीस्ट आप 1-2 सैम्पल पेपर कर लो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है मेरी आवाज़ अच्छी ना लग रही हो, बट ठीक है, कोई बात नहीं, यू हैव टू डू इट एनी हाउ। सो नेक्स्ट हमारा ये था कि मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट को हम कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं वुड वर्कर इन इंडिया आर एक्सपोज टू डैश विच कॉज हेल्थ हजार्ड। तो वुड वर्कर्स को किस इन्वायरमेंट से एक्सपोज किया जाता है जिससे उनको हेल्थ हजार्ड होती है? फॉर्मल्डिहाइड से, या फिर उनको प्रोपिलीन से, पॉलीस्टाइरीन से, या पीवीसी से। तो अगर मैं वुड वर्कर्स की बात करूँ तो वहाँ पे वुड्स को जोड़ने के लिए, प्लाईवुड बनाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड और रेजिन्स का यूज़ किया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जब हम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के साथ डील करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग मटेरियल यूज़ होता है, उन्हीं इसलिए वुड वर्कर्स को वहाँ पे हेल्थ हजार्ड में इशूज़ आता है। अब हम आ जाते हैं अपने सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है एंड वाई इज इट इंपॉर्टेंट, और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सेल्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है, इट इज़ एन इंटरनल ड्राइव टू अकम्प्लिश गोल्स विदाउट नीडिंग एक्सटर्नल प्रेशर। मैं तुम्हें प्रेशर दे के पढ़ाऊँ नहीं, सेल्फ मोटिवेशन क्या है कि तुम खुद से पढ़ रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ मोटिवेशन इज एन अकम्प्लिश गोल, जहाँ पे आपका जो गोल है आप उसके लिए रेडी हो उसको पूरा करने के लिए और आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट बिल्ड रिलायंस, वो रिलायंस लेके आता है, आपको सीखने को मिलता है। एंड एंश्योर टास्क आर कंप्लीटेड थ्रू पर्सनल डेडिकेशन, और ये ध्यान रखता है कि हमारे खुद के डेडिकेशन से हमारा टास्क कंप्लीट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई सेल्फ मोटिवेशन कि आप लोगों ने चाहे सैम्पल पेपर के लिए तो 1-2 बच्चों ने ही बोला, बट स्टिल आई मेड द वीडियो बिकॉज मुझे पता है आप लोगों को ज़रूरत है। बिना सैम्पल पेपर करे और मैम ने आधा अधूरा पढ़ाया तो मज़ा नहीं आएगा, एटलीस्ट 1-2 सैम्पल पेपर कर लो, आपके लिए फ़ायदामंद होगा, है ना। तो ये क्या है, सेल्फ मोटिवेशन होता है। मेंशन एनी 2 पॉजिटिव स्किल ऑफ लिसनिंग। जब हम किसी की बात को सुनते हैं तो उसमें 2 पॉजिटिव स्किल्स कौन सी होती है, ठीक है। पहली होती है आर मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, आप सीधा उनसे आई कॉन्टैक्ट करके बात करो, ऐसे इधर उधर देख रहे हो और मेरी बात सुन रहे हो तो फ़ायदा नहीं है ना। तो आपका लिसनिंग के लिए क्या कहते हैं, प्रॉपर आपका आई कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। टू शो एंगेजमेंट कि आप प्रॉपरली सुन रहे हो, क्लासेस में तो यही होता है जो आपकी ऑफलाइन होती हैं। अवॉइडिंग इंटरप्टिंग द स्पीकर वाइल दे टॉक, जब आप किसी की बात सुन रहे हो तो उनकी बात को बीच में काटो मत। तो यू शुड नॉट इंटरप्ट, जब वो मतलब यू शुड नॉट इंटरप्ट व्हेन यू आर टॉकिंग, तो उनकी बात को काटना भी एक अच्छा पॉजिटिव स्किल है लिसनिंग का। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, सारे क्वेश्चन ये हलवाए हैं और बार बार हर साल यही आते हैं, तभी मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की इतनी अच्छी वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए कि आपका फुल रिविजन हो जाएगा, तो ज़रूर देखना वह, ठीक है। चलो क्या कह रहे हैं कि वट राइट टू एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जो आपके एक्सेल्स होते हैं उनका फ़ायदा क्या होता है। MS एक्सेल हो गया या फिर मैं बोलूँ गूगल शीट हो गया, इनका फ़ायदा यही होता है, इट ऑर्गेनाइज योर डेटा, आपका जितना भी डेटा, फॉर एग्जांपल आज मेरे पास 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका डेटा, उनके कितने मार्क्स आए हैं, क्या कब उन्होंने ज्वाइन किया, क्या है, पूरी चीज़ के लिए हम लोग अपना डेटा तैयार करते हैं स्प्रेडशीट के अंदर। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए स्प्रेडशीट एक्सेल को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंडस्ट्री में एक्सेल यूज़ होता है, हर जगह पे, ऑफिसेज में हो गया, स्कूल्स में हो गया, लाइब्रेरीज में हो गया, इवन आपके शॉपकीपर्स जो होते हैं, छोटे स्मॉल बिजनेस ओनर, बड़े बिजनेस ओनर, हर जगह पे एक्सेल को यूज़ किया जाता है डेटा को लिखने के लिए और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो कि रीन्यूएबल है, मतलब हम उन्हें रीन्यूएबल मतलब बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो वो होते हैं रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है, मतलब इट विल टेक टाइम टू रिप्लेनिश। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कार्बन फुटप्रिंट, इज दिस रीन्यूएबल? नहीं, एक बार अगर चला गया तो इट विल टेक 1000 of year टू मेक फॉसिल्स अगेन, बट रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर डायरेक्ट टेकिंग योर सन एनर्जी, your water energy, since they can be restored and it will take time to replenish, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं एंड लिस्ट द क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड एक्सप्लेन एनी वन। तो एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी बताओ, एंटरप्रेन्योर की 5 क्वालिटी बता देती हूँ। क्या पता है आपके मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है, बट कभी वो ऐसे डायरेक्टली पूछ ले टेल मी 2 क्वालिटीज़ या 3 क्वालिटीज़ ऑफ दिस। तो एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी होती है जो रिस्क लेता है, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल रिस्क ले सकता है। बिजनेसमैन की आदत ही है ना कि वो अपने फाइनेंशियल रिस्क ले सकता है ना, उसकी कैपेबिलिटी है, क्रिएटिव होता है। बिजनेसमैन हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ वेरी क्रिएटिव फील्ड जहाँ पे आप नई नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो इट्स अ वेरी इनोवेटिव एंड
क्रिएटिव फील्ड। तीसरी बात आती है यहाँ पे रिलायंस। रिलायंस का मतलब होता है ये लोग ऐसे होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी है कि आप अपनी गलतियों से सीखो। बिजनेस कोई करके नहीं आता, आप करते हो फिर सीखते हो, फिर करते हो फिर सीखते हो, तो इट इज़ कॉल्ड एज आपका रिलायंस। ठीक है, अब हम आते हैं आपके मेन डिज़ाइन के क्वेश्चंस के ऊपर। सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है, आई डिफाइन आइडिएशन स्टेज एंड हाउ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हेल्प टू जनरेट आइडियाज़। आइडिएशन स्टेज आपकी क्या होती है, आपकी थर्ड स्टेज होती है डिज़ाइन प्रोसेस की, जो कि आपको आइडियाज़ जनरेट करने में मदद करती है। तो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग उसका एक पार्ट है। हमारे पास अलग अलग मेथड भी होते हैं आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए, जैसे कि माइंड मैपिंग हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका रफ स्केचेस होते हैं। बट यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या काम करती है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इट अलाउज यूजर टू बी open minded without any criticizing, without like nobody is going to say anything and you are free minded, free thinking के साथ अपने designs बना रहे हो। that is called as brainstorming। define Gestalt law of closure। Gestalt की अलग अलग laws हैं, जैसे कि proximity हो गया, है ना, जैसे कि figure and ground हो गया, जहाँ पे आप space के बारे में बात कर रहे हो कि किसी चीज़ की ये पॉजिटिव स्पेस है जहाँ पे आपको दिख रही है, जैसे और कुछ आपकी नेगेटिव स्पेस है, जैसे हमने क्वेश्चन पीछे MCQ में करा था, राइट। तो यहाँ पे लॉ ऑफ क्लोजर क्या कहता है, लॉ ऑफ क्लोजर क्या कहता है, दैट द ह्यूमन ब्रेन टेंड टू परसीव इनकम्प्लीट और ब्रोकन शेप इनटू कंप्लीट होल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एप्पल का लोगो है, एप्पल के लोगो में हल्का सा जो एप्पल का एक है वो बाइट कटा हुआ है, राइट। तो एप्पल का जो लोगो है उसका एक बाइट कटा हुआ है, बट वो उसको हम पूरा कंसिडर करते हैं ना एज एन एप्पल शेप। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई हमें ये नहीं भी बताता कि ये एप्पल है तो हम उसको एप्पल ही मानेंगे, क्योंकि हमने एप्पल की शेप को उस शेप में देख रखा है। ऐसी शेप जो कि इनकम्प्लीट है बट हम उसको ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देते हैं बिकॉज ऑफ आवर सेंस, दैट इज कॉल्ड एज Gestalt law of closure। It means that human brain tends to perceive incomplete things and complete it by using their brain। So it's a complete whole, उसको वो complete करते हैं, ठीक है। Write any 3 software used in the field of furniture design। अब ये क्वेश्चन आपका यूनिट 4 और यूनिट 5 का, ठीक है। यूनिट 4 और यूनिट 5 में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये दोनों यूनिट्स आपके प्रैक्टिकल बेस हैं, बट हो सकता है इसके 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें। यही क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि फर्नीचर डिज़ाइन के टाइम में 3 कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करें। फर्नीचर डिज़ाइन, अगर फर्नीचर बनाओगे तो ऑटोकैड यूज़ करोगे, है ना, ठीक है, सॉलिड वर्क यूज़ करोगे, कैड प्रो यूज़ करोगे, मतलब जो कि आपके डिज़ाइंस के 3D व्यूज़ देते हैं, तो वो होता है जैसे ब्लेंडर, कैड प्रो, ऑटोकैड, सॉलिड वर्क, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं हाउ डू इन अटेंटिव और पुअरली ट्रेंड वीवर्स फेस डेंजर इन दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वीवर जो लोग बुनाई करते हैं, है ना, वीवर मतलब जो लूम पे काम करते हैं, धागे ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं और वो वहाँ पे वीव कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो कि एक इनअटेंटिव वीवर है या जिसको प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं दी गई है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसे परेशान होगा, कैसे उसको क्या क्या परेशानियों को फेस करना पड़ेगा। पहला, इनअटेंटिव वीवर फेस रिस्क ऑफ मैकेनिकल इंजरीज। अगर वो ध्यान नहीं देगा तो हो सकता है कभी वीविंग करते हुए उसकी उंगली में घुस जाए, हो सकता है ना, तो फिर वो हो सकता है मैकेनिकल इंजरीज। सेकेंडली, उसको पता होना चाहिए कि अगर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वीविंग के साथ काम कर रहा है तो अगर वो पावर लूम में कर रहा है तो उसको हियरिंग लॉस हो सकता है, राइट। उसको कॉटन डस्ट और हियरिंग लॉस दोनों का पता होना चाहिए कि अगर, क्योंकि वहाँ पे कॉटन डस्ट होती है तो वो अपना प्रॉपर मास्क पहने, नहीं तो उसको इन्हेलेशन इशूज़, लंग इशूज़ हो सकते हैं। सेकेंडली, उसको मूविंग लूम पार्ट्स, क्योंकि कहीं उसकी फिंगर पिंच ना कर जाए, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, और लूम के कॉन्टीन्यूस आवाज़ से कहीं उसको हियरिंग लॉस ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तीनों जो हमारे बेसिकली, देखो इसने पूछा है कि एक वीवर को क्या तकलीफ आएगी इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि एक वीवर को क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए इंडस्ट्री में काम करने के लिए, टेक्सटाइल में। राइट एनी 2 हेल्थ हजार्ड एक्सपीरियंस बाय वुड वर्कर। वुड वर्कर, देखो 4 ही इंडस्ट्री आपके पास, मेटल, वुड, प्लास्टिक एंड टेक्सटाइल, चारों के बारे में देखो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं 2-2 नंबर के, कि अगर एक वुड वर्कर है तो उसको कौन से 2 हेल्थ हजार्ड के बारे में ध्यान रखना चाहिए। वुड वर्कर को भी यही ध्यान में रखना चाहिए कि वुड को काटते टाइम जो वुड के पीसेज हैं वो कहीं उसको इनहेल ना कर ले, है ना। तो यहाँ पे ऑफन वुड वर्कर फेस एक्सपीरियंस रेस्पिरेटरी इलनेस, तो इन्हें क्या होती है, जो रेस्पिरेटरी इश्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फाइन वुड इनहेल करने की वजह से। सेकेंडली, केमिकल एक्सपोजर। वुड इंडस्ट्री में केमिकल एक्सपोजर, कौन से 2 केमिकल होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड एंड रेजिन। कौन से होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड एंड रेजिन। तो इनसे भी इनको बचना होता है, तो केमिकल इश्यूज ना हो तो भी हमें ये 2 कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ता है। इलैबोरेट द 5 फेजेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग।
डिज़ाइन थिंकिंग के 5 फेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला फेज़ होता है एम्फेथाइज, जहाँ पे आप यूज़र क्या करता है, रिसर्च करता है अलग अलग तरीके से, ऑब्जर्व करता है, शैडोइंग करता है, ये सारे आपको पता है एम्फेथाइज क्या करता है। उसके बाद जब लोगों के साथ मिलता है, डिस्कशन करता है, ये सब करने के बाद वो अपना एक प्रॉब्लम निकालता है, प्रॉब्लम इशू क्या है उसको डिफाइन करता है, क्लियरली स्टेटिंग यूज़र प्रॉब्लम, सीधी बात में लिखता है कि लोगों को तकलीफ क्या हो रही है। आइडिएट, फिर उसके ऊपर आइडियाज़ जनरेट करता है, उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। फिर उसके ऊपर आइडिया जनरेट करने के बाद एक प्रोटोटाइप बनाता है, प्रोटोटाइप बना के टेस्ट करता है। तो ये आपको पता है ऑलरेडी, ये ग्राफ भी मैं आपको पहले जब आपने पढ़ा होगा यूनिट 1 में मैंने ढंग से समझा रखा है। एम्फेथाइज क्या होता है, डिज़ाइन क्या होता है, आइडिएट क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है। नहीं देखिए वीडियो, जाके देख के आओ, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। एक्सप्लेन द 3 बेसिक मोशंस ऑफ लूम। जो एक लूम होता है, जब एक कपड़े, मैंने बोला ना कि एक लूम होता है, तो आप क्या करते हो उसमें, आपका कपड़ा है जैसे ये है, ये आपका वीव हुआ है ना छोटे छोटे धागों से, तो धागे आपके ऊपर से नीचे भी आ रहे हैं और ऐसे ऐसे आप डालते जा रहे हो, तभी आप उसको आपस में बीट करते हो, फिर आप ऐसे डालते हो अपने एक एक धागे को, फिर बीट करते हो, धागे को ऐसे डालते हो, बीट करते हो, तभी वो आपके लूम में क्या होता है, बुनाई होती है, ठीक है। तो बेसिक मोशन क्या होता है, शेडिंग। शेडिंग मतलब सेपरेट द वॉर्प थ्रेड्स टू क्रिएट, मतलब जो धागे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब लंबाई में आ रहे हैं, उनको आप पहले अलग अलग करके सेट कर लो। उसके बाद अपना जो शेडिंग कर रहे हो लंबे वाले धागों को, जिनको वॉर्प कहते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर नहीं आ रहा समझ में, लूम के 3 पार्ट है, ठीक है। 3 पार्ट से आप वीविंग कर सकते हो। मोशन है, पहला मोशन तो ये है, पहले आप अपने वॉर्प थ्रेड को शेडिंग करोगे, मतलब उन्हें स्पेस अपार्ट करो। सारे धागे एक साथ हैं तो सबके ऊपर से तो नहीं जाएगा ना धागा, नहीं तो वो अटकेगा कैसे। तो अटकाने के लिए कुछ धागों को ऊपर किया जाता है और उसके बाद उसमें से धागा डाला जाता है, फिर उसे बीट किया जाता है आगे, तभी वो एक धागा उससे चिपक गया, फिर एक धागा चिपका। तो इसको क्या कहते हैं, लूम का मोशंस कहते हैं। तो शेडिंग क्या होता है, जब आप अपने धागे को उठा रहे हो। पिकिंग क्या होता है, फिर आपने एक धागा राइट से लेफ्ट में निकाला, ये पिकिंग हो गया। बीटिंग क्या होता है, फिर आपने उसको जोर से कॉम करके मारा, जिससे वो धागा आपका सेट हो गया आगे। फिर एक और धागा इधर से इधर निकालोगे, धागे उठा के ऊपर वाले, फिर इधर से इधर निकाला, फिर उसको जैसे हम वीविंग करते हैं, पेपर वीविंग, उसी तरीके से। तो ये 3 पार्ट होता है, शेडिंग मतलब वॉर्प के धागे उठाना, पिकिंग मतलब वेफ्ट धागे को, जो आपके हॉरिजॉन्टल धागे हैं वेफ्ट वाले, उनको चलाना, बीटिंग फिर उन्हें बीट करना। तो ये 3 मोशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज रिस्क मैट्रिक्स। रिस्क मैट्रिक्स या व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, और ये डिपेंड क्या करता है। बेसिकली रिस्क मैट्रिक्स आपको बताता है कि आपको कितना खतरा है किसी चीज़ से, तो ये आपको पता चलता है। रिस्क मैट्रिक्स इज अ विजुअल टूल यूज इन सेफ्टी असेसमेंट। सेफ्टी के टाइम पे रिस्क मैट्रिक्स को यूज़ किया जाता है टू मैप द प्रोबेबिलिटी, ये हमें प्रोबेबिलिटी बताता है ऑफ अ हजार्ड अगेंस्ट इट्स सेवेरिटी। क्या आप बेसिकली मल्टीप्लाई करते हो, इसमें कैसे निकाला जाता है रिस्क मैट्रिक्स, बाय मल्टीप्लाइंग लाइवलीहुड इनटू योर सेवेरिटी। तो इट विल टेल यू, आपका रिस्क का लेवल पता चलता है। हमें क्या पता कि इससे हमें कितना रिस्क हो सकता है ना, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। मैं तो बोलूँ गैस लीक हो रही है, होने दो, क्या ही रिस्क है। ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है रिस्क मैट्रिक्स से कि लाइवलीहुड इनटू सेवेरिटी, ये एक फॉर्मूला है, लाइवलीहुड मल्टीप्लाई बाय सेवेरिटी विल टेल यू रिस्क मैट्रिक्स, ठीक है। आप चाहो तो टेबल पेपर में बना के भी आ सकते हो। ग्रीन का मतलब होता है कि आपको कम रिस्क है तो चल जाएगा, एक्सेप्टेबल रिस्क है। येलो का मतलब है कि रिस्क ज़्यादा है आपको, बट अगर आप प्रिकॉशन रखो, मिटिगेशंस रखो तो आप कर सकते हो, काम चल जाएगा। रेड का मतलब है कि अनवेयरेबल है, अभी स्टॉप करो चीज़ों को, ठीक है। तो कभी कभार केस स्टडी मिल जाती है और पहचानना पड़ता है कि इससे हमें कितने लेवल का रिस्क हो सकता है, ठीक है। केस स्टडी से वो पूछेगा कि वो रेड है, हाई रिस्क है, कम रिस्क है, क्या बिल्कुल ही कम रिस्क है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, रिस्क मैट्रिक्स एक टूल होता है विच विल टेल यू दैट हाउ मच रिस्क यू आर फेसिंग बाय मल्टीप्लाइंग हजार्ड इनटू सेवेरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड रिक्वायरमेंट की व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होता है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। प्रोडक्ट डिज़ाइन इज अ प्रोसेस कंसेप्चुलाइजिंग क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डिज़ाइन मतलब आप एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हो, उसके कॉन्सेप्ट बना रहे हो बाय क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट इन सच अ वे टू सॉल्व अ यूज़र प्रॉब्लम, राइट। आप कुछ भी चीज़ बना रहे हो, कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो, एक्सेप्ट फॉर पेंटिंग, तो पेंटिंग की बात अलग है, वो एक आर्टिस्ट है जो अपने एक्सप्रेशन शो कर रहा है। बट मैं जब डिज़ाइन इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ तो आप कुछ भी बना रहे हो यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इट मीन्स दैट यू आर कॉन्सेप्चुलाइजिंग क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट टू सॉल्व अ यूज़र प्रॉब्लम, ठीक है। अब वो कह रहे हैं व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड प्रोडक्ट डिज़ाइन। एक अच्छा प्रोडक्ट किसको बोलेंगे कि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, विच सॉल्व द प्रॉब्लम। पहली चीज़ तो यही है कि इट शुड सॉल्व द प्रॉब्लम, इट शुड बी हाईली यूज़र सेंट्रिक फंक्शनैलिटी, मतलब यूज़र को
उसको इस्तेमाल करके ईजी लगना चाहिए। इट शुड बी वेरी ड्यूरेबल। एक अच्छा प्रोडक्ट होता है जो ज़्यादा टाइम तक चले। एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दूँ जो आज चला मार्केट में और अगले दिन ही फेंक दिया लोगों ने, चलना बंद हो गया, जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं। हम कहते हैं ना चाइना का माल मतलब बेकार है, क्यों? क्योंकि चलता है नहीं है और फिर ख़राब हो जाता है। मतलब तो ये क्या है, आपका ड्यूरेबिलिटी इशू है। तो एक अच्छे प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, ईजिली मैन्युफैक्चर, दोबारा अगर बना सकें तो बनना चाहिए। ऐसा नहीं हमने एक बार बना दिया, दोबारा डिमांड बढ़ रही है, हम बना ही नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इशू हो गया। तो ईजिली मैन्युफैक्चर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा फंक्शन होना चाहिए, एस्थेटिक, सुंदर दिखना चाहिए। भाई ये भी नहीं कि बहुत ही गंदा प्रोडक्ट है, एस्थेटिक्स सुंदर दिखना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलैबोरेट द 6 रिसर्च टूल ऑफ एम्फेथाइज स्पेस। एम्फेथाइज स्पेस के 6 रिसर्च के टूल बताओ। पहला होता है शैडोइंग। शैडोइंग मतलब जहाँ आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। इंटरव्यूइंग। इंटरव्यूइंग मतलब जहाँ लोगों से इंटरव्यू लेते हो। अच्छा आपको ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, आपके यहाँ पे पानी का इशूज़ है, क्या क्या इशूज़ से आप गुजर रहे हो, ठीक है, जिससे आप उनके माइंडसेट और उनकी साइकोलॉजी को समझ सको। क्वेश्चन एयर एंड सर्वे, लोगों के ऊपर क्वेश्चन एयर्स बनाते हो आप। ऐसा नहीं ना सीधे पूछा हाँ जी क्या हाल चाल है आपको, चलो इंटरव्यू ले लेते हैं, ऐसा नहीं। हम क्या करेंगे, प्रॉपर क्वेश्चन एयर बनाएंगे, फिर लोगों से पूछेंगे कि भाई आपके ये इशूज़ आ रहे हैं, एंड इट्स अ ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब जिससे कि वो भी हमसे बातचीत करें। तो इट्स अ क्वेश्चनर बनाते हैं। सर्वे, फोकस ग्रुप, हम उन्हीं लोगों से कम्युनिटी से बात करेंगे जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, तो अपना फोकस ग्रुप तैयार करेंगे। कार्ड सॉर्टिंग, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है हम उसको सॉर्ट करते जाएंगे। यूज जर्नी मैपिंग, यूज जर्नी मैपिंग मतलब यूज़र के एक्सपीरियंस को लिखते जाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। डिज़ाइन फेज हो गया, इन इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक दिस होल पेपर हैव बीन वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर अस, क्योंकि जैसे रिस्क मैट्रिक पे क्वेश्चन आते ही आता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग पे आते ही आता है, तो कुछ टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते ही आए, तो उनको हमें ध्यान से करना पड़ता है। एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ वुड वर्किंग, जब हम लकड़ी के साथ काम कर रहे हैं तो हमें किस टाइप की वुड वर्किंग होती है, लकड़ियों के साथ काम करा जा सकता है। फर्नीचर मेकिंग, पहला तो यही आप लकड़ी से फर्नीचर बनाओ, मेक चेयर, टेबल्स, गुड फर्नीचर, डिज़ाइन फर्नीचर। कारपेंट्री, कारपेंट्री मतलब जहाँ पे आप लकड़ी से फ्रेम बना रहे हो, डोर बना रहे हो, फर्नीचर नहीं है पर आप क्या कर रहे हो, कारपेंट्री कर रहे हो, लकड़ी की चीज़ों को कर रहे हो, फ्रेमिंग वगैरह। वुड कार्विंग, वुड से कार्विंग कर रहे हो, जैसे कि बड़े बड़े आर्टिस्ट होता है, लाइक मैं टेबल पे कार्विंग सिंपल है, पर मैं बोलूँ कि वो क्या करते हैं, इंट्रिकेट डिज़ाइन बनाते हैं लकड़ी पे। कितने सारी चीज़ होते हैं, वुडन बॉक्सेस, एस्थेटिक्स बॉक्सेस होते हैं, तो उनमें क्या होता है, लकड़ी को टूल से कार्व कर करके बड़ा सुंदर बनाया जाता है। वुड टर्निंग, वुड टर्निंग मतलब यूजिंग अ रोटेटिंग लैटे टू कार्व सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट लाइक बोल एंड टेबल लेग्स। तो बेसिकली वुड टर्निंग मतलब जो आप ऐसे टूल को यूज़ कर रहे हो जिससे कि आप अपने शेप को रोटेट कर सकते हो, बाउल शेप दे सकते हो या लेग्स। तो ये बेसिकली अलग अलग तरीके बता रहे हैं कि आप कैसे वुड के साथ डील कर सकते हो। फर्नीचर बना सकते हो, कारपेंट्री करो, फ्रेमिंग वगैरह बनाओ, वुड की कार्विंग कर सकते हैं, टर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं मेजर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री बताओ। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री मतलब कि जो हमारा ट्री, नेचुरल रिसोर्सेज में ट्री और प्लांट्स को यूज़ कर रही है, वो कौन सी इंडस्ट्री है? पेपर इंडस्ट्री है, पल्प इंडस्ट्री है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा वुडन फाइबर्स को यूज़ करके पेपर बना रही है। जितने भी आपका पेपर है कहाँ से बनता है? आपके सारे प्लांट्स और ट्रीज से बनता है, तो ये आपके पेपर और पल्प को यूज़ कर रही है। द मैच इंडस्ट्री, मैच इंडस्ट्री होती है जो आपकी पाइन निडल्स, जो आपकी निडल्स और वुड वेस्ट, जो लकड़ी का वेस्ट होता है, उससे मैच इंडस्ट्री बनती है ना। तो जितनी भी आपकी मैच इंडस्ट्री हो गई, फर्नीचर एंड वुड इंडस्ट्री, सब लकड़ियों से बन रही है। जितनी भी आपकी प्लांट से और लकड़ी से बन रही है वो सारी इंडस्ट्रीज़ आपकी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हैं। जैसे कि आपका लकड़ियों का जितना फर्नीचर है वो अलग अलग ट्री से बनता है, तो फर्नीचर हो गया, पेड़ हो गया, मतलब पेपर हो गया, ये सब आपके फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के हज़ार्ड बताओ। व्हाट आर द इलनेस और इंडस्ट्रीज इलनेस ऑफ द आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील पे काम करते हुए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? दिस हाई रिस्क इन्वायरमेंट features several common causes of illness and injury. These include extreme heat exposure, बहुत ही ज़्यादा हीट का एक्सपोजर मिलता है क्योंकि आप आयरन एंड स्टील में काम कर रहे हो जो बहुत हाई टेम्परेचर पे चीज़ों को मेल्ट करते हैं, कास्टिंग करते हैं, तो उस जगह पे मोल्ड करते हैं, कास्टिंग करते हैं, तो उन जगह पे आपको हज़ार्ड्स का ध्यान रखना पड़ता है, तो आपको सीवियर कहीं बर्न ना हो जाए। पहली चीज़ तो ये है कि ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर है तो कहीं गर्मी की वजह से आपको बर्निंग ना हो। रेस्पिरेटरी इलनेस, टॉक्सिक फ्यूम्स आपकी नाक के अंदर जा रही है, एकदम इतनी गंदी फ्यूम्स
इशूज़ आ रही है तो आपको रेस्पिरेटरी इशू ना हो, सिलिका डस्ट, कहीं आपके धूल मिट्टी हो गया, रेस्पिरेटरी इशू हो गया, बर्निंग हो गया, ओवर हीटिंग मशीन की ना हो, जैसे गर्मियों के टाइम में तो और ओवर हीटिंग, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे कास्टिंग कर रहे हो, ओवर हीटिंग ना हो, हियरिंग लॉस ना हो बिकॉज ऑफ लाउड प्लांट इन्वायरमेंट। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। आई होप ये वाला पेपर सॉल्व करके आपको बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा एंड नाउ you are able to solve the questions more. So if you really like this video, make sure you share among your friends, comment down if you have any issues, and I will be making one more paper video if you need it. तो तुम्हें बताना पड़ेगा भाई, तभी बना पाऊंगी मैं, ठीक है। चलो बाय बाय।